हे एवरीबॉडी, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी प्रश्न बैंक को, जो कि कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान की है। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस क्वेश्चन बैंक को, जिसमें हमने हमारा जो अध्याय 1 है शीत युद्ध का दौर, इसे कंप्लीट करा दिया है। अगर इसका वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी। चलिए अब बात करते हैं आज हमारे सेकेंड लेसन की, जिसका नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। तो इसी के क्वेश्चन आंसर को आज हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो 14 मार्क्स का है, जिसमें से 3 अंक के आपके लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, साथ ही 2 अंक के 2 क्वेश्चन, साथ ही 3 अंक का 1 क्वेश्चन और 4 अंक का 1 क्वेश्चन आने वाला है। यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये चैप्टर काफ़ी आईएमपी है, बिकॉज इससे सभी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले बात करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन की, जिसमें सबसे पहले है द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था 2 महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़ या उपयुक्त सभी। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? चर्चिल ने, स्टोलिन ने, लेनिन ने या खुर्शचेव ने? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेनिन ने किया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का दशक माना जाता है 1935 से 1945 का, 1945 से 1955 का, 1955 से 1965 का या 1975 से 1985 का? सो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो कुछ यह रहेगा कि 1945 से 1955 का, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो टाइम पीरियड था वो कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था का दशक माना गया। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जापान में? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा रूस में हुई थी। और हाँ, कभी ये आ जाए कि रूसी क्रांति कहाँ हुई थी, तो वो भी रूस में हुई थी, उसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब 5वां क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1990 में, 1992 में, 1989 में या 1995 में? सो फ्रेंड, राइट आंसर रहेगा 1990 में। अब बात करते हैं 2 अंकीय प्रश्नों की, तो चलिए इनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण लिखिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देश की राजनीति एवं आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण था। तो ये इसका आंसर रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या थी? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अतः यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित एक आर्थिक मॉडल था, जिसके द्वारा पूर्व साम्यवादी देश पूंजीवाद की ओर संक्रमण कर रहे थे। तो ये इसका सही आंसर होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द्विध्रुवीकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्व का 2 गुटों में बट जाना। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तथा दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। और साथ ही आप जैसे ही नीचे देखेंगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली के 4 दोष लिखिए। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं। चलिए इसके आंसर को जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला दोष रहेगा, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था 1970 के दशक में लड़खड़ा सी गई थी, अंततः ठहर सी गई थी। इसलिए बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मतलब सुधार करना जरूरी था। आप ये लाइन मत लिखना, ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आप ऐसे ही लिख देना कि 1970 के दशक में जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो लड़खड़ा गई थी। ये इसका एक दोष है। दूसरा दोष देखते हैं, पश्चिमी सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित हो चुके थे। जो पश्चिमी देश थे वो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ गए थे, और सोवियत संघ पीछे ही छूट गया था। उसके बाद तीसरा दोष था, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली सत्तावादी हो गई थी। वह जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। तीसरा, सोवियत संघ में नौकरशाही शिकंजा कसता जा रहा था, संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। और 5वां, सोवियत संघ 15 गणराज्यों, जिनमें रूस भी शामिल है, से मिलकर बना था, पर दबदबा केवल रूस का ही था। इसलिए दूसरे गणराज्यों की जनता उपेक्षित व दमित महसूस करती, इसलिए वे सुधार के लिए बाध्य हुए। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। तो आप जैसा कि इसमें देख ही सकते हैं, और सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेवे, और एंड में इस पॉइंट का। तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ विघटन हेतु उत्तरदायित्व 4 कारण लिखिए। यानी कि जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, है ना, सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहा जाता है, वो क्यों विघटित हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, तो उनको भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण सबसे पहले आपको थोड़ा सा लिख देना है आगे कि सोवियत संघ जो समाजवादी प्रणाली पर आधारित है, समाजवादी खेमे व दूसरी दुनिया भी कहा जाता है, इस दुनिया के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था कमजोर संस्थाएं, यानी कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई थी और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी, जो उनके पतन का कारण बना। तो पहली बात तो ये कि वहाँ पे जो भी राजनीतिक और सामाजिक या जो भी संस्थाएं थी वो जनता की बातों को नहीं समझ पा रही थी। दूसरा कारण, संसाधनों का हथियारों पर अनुचित प्रयोग। इसका क्या अर्थ है, सोवियत संघ अपने संसाधनों का अधिकांश प्रयोग परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान में करता था। साथ ही वह पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देश के विकास में भी अपने संसाधनों का प्रयोग करता था, जिससे उस पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा और सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर सका। यानी कि जो भी संसाधन थे सोवियत संघ के, उसने सारे संसाधनों का जो इस्तेमाल था वो हथियारों पर करा। ये नहीं कि अपने देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, उन पर ध्यान दूँ, उन पर ध्यान देने की बजाय उसने हथियारों के लिए इस्तेमाल किया। तो इससे क्या हुआ, उस पर गहरा आर्थिक दबाव बना और अंत में क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब तीसरा कारण है पश्चिमी देशों से पिछड़ना। सोवियत संघ स्वयं को पूंजीवाद से बेहतर बताता था, परंतु वहां की जनता की जानकारी बढ़ी और जनता ने पश्चिमी देश व सोवियत संघ के बीच मौजूद अंतर को भांप लिया। सोवियत संघ पिछड़ चुका था, जिससे जनता को राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक तौर पर धक्का लगा। यानी कि सोवियत संघ जो था पश्चिमी देश मतलब अमेरिका और ये पश्चिम के इलाके के जो देश थे, उनसे कहीं ना कहीं सोवियत संघ पीछे छूट गया था। तो ये भी उसके सोवियत विघटन का कारण बना। उसके बाद सो फ्रेंड, हमारा अगला कारण रहेगा गोबाचेव की नीतियाँ। गोबाचेव कौन थे, पहले तो ये समझ लीजिए। तो जो सोवियत संघ थे वहाँ के एक प्रमुख नेता थे तो उन्होंने क्या कुछ नीतियाँ ऐसी चलाई कि सोवियत संघ का सुधार हो जाए, परंतु वो जो नीतियाँ चलाई उनसे सुधार होना तो दूर, उल्टा स्थिति बिगड़ गई। तो चलिए क्या किया उन्होंने, इसको अच्छे से अपनी जो पोल साइंस है उसकी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। तो गोबाचेव ने सोवियत संघ की स्थिति को देखते हुए राजनीतिक व आर्थिक तथा लोकतांत्रिक सुधार लागू किए, जिससे व्यवस्था को ढील दी गई। तो जनता की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि उस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। यानी कि जब सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ चुकी थी, तो उस टाइम पे गोबाचेव जी जो वहाँ के नेता थे, उन्होंने कुछ सुधारने के लिए नीतियाँ लगाई। अब जैसे ही नीतियाँ लगाई तो जनता को ढील मिल गई और जनता में ऐसा और सुधार करो, इसकी इतना भाव उत्पन्न हुआ कि फिर एक अर्थ में उस पर हम काबू नहीं पा सके। और ये रहेगा फोर्थ कारण। तो ऐसे तो हमें 4 ही कारण पूछे, परंतु हम 5 दे देंगे ताकि अच्छा रहे, पूरे मार्क्स मिल जाए। तो 5वां कारण है राष्ट्रीयता की भावना का उभार। सोवियत संघ के मुख्य गणराज्यों रूस, यूक्रेन, बोलीगटन, जॉर्जिया जैसे गणराज्यों में राष्ट्रीयता की भावना का उभार हुआ तथा संप्रभुत्वता की इच्छा जागृत हुई, जो सोवियत संघ के विघटन का अंतिम व तात्कालिक कारण बना। यानी कि जो कि वहाँ के देश थे उनमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की भावना उत्पन्न हुई, जिससे भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पॉइंट का और ऊपर से थोड़ी सी जो भूमिका या फिर इंट्रो लिखा है उसका। उसके बाद इस पॉइंट का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इस पॉइंट का, ये पूरा पॉइंट आ गया है, ओके। और उसके बाद इस एक पॉइंट का और फिर इस एक पॉइंट का। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए। यानी कि हम इतनी देर के जो यूएसएसआर के बारे में पढ़ रहे थे वो वास्तव में कैसी संस्था थी या कैसा उसकी प्रणाली थी, उसको देखेंगे। तो चलिए इसके आंसर को भी जल्दी से वॉच कर लेते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोवियत प्रणाली, सोवियत गणराज्य, यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। यानी कि ये जो सिस्टम था ये पूरा 1917 के बाद में अस्तित्व में आया था, जो कि हमने ऊपर पढ़ा बोल्शेविक क्रांति, उसी को रूसी क्रांति कहते हैं। यह क्रांति समाजवाद व साम्यवादों के आदर्शों से प्रेरित थी व पूंजीवाद के विरोध में थी। इसकी धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी भी राजनीतिक दल के लिए स्थान नहीं था। इसमें अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध व सरकार के नियंत्रण में थी। इसे ही सोवियत प्रणाली कहा जाता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि ये जो पूरा सिस्टम था ये 1917 में रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। दूसरी बात ये कि ये जो था ना, ये समाजवाद को मानता था। अब समाजवाद क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको पूंजीवाद को भी समझना पड़ेगा। तो पूंजीवाद और समाजवाद क्या है, तो अगर मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाऊँ तो इस तरीके से समझो कि पूंजीवाद ये कहता है कि अगर आपने 2 रुपये का काम किया है तो आपको 2 रुपये मिलेंगे, और समाजवाद ये कहता है कि भले आपने 2 रुपये का काम किया कि नहीं किया, पर
परंतु अगर आपको 2 रुपये की ज़रूरत है तो आपको 2 रुपये मिलेंगे। अब आप समझ जाइए, समाजवाद जो होता है वो कल्याण को देखता है ना, और जो पूंजीवाद होता है वो लाभ को देखता है। और अगर उदाहरण के दूँ तो जो लाभ वाली कंट्री है वो हमारी अमेरिका है, और समाजवाद वाली जो कंट्री है, ऐसे अब तो कोई भी देश पूरी तरह समाजवादी देश नहीं रहा है, जैसे कि भारत है तो वो मिश्रित हो चुका है। इसी तरह चाइना भी एक टाइम पर पूरी तरह से समाजवादी देश था। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे समाजवाद और पूंजीवाद क्या है। तो ये जो प्रणाली थी ये समाजवाद पर आधारित थी, और इसमें कोई भी राजनीतिक दल नहीं था। जैसे कि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसी यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, केवल एक पार्टी थी, और वो कौन सी थी? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का वर्चस्व था, है ना। और जो सारी की सारी अर्थव्यवस्था थी वो सरकार के नियंत्रण में थी। अब भारत में क्या है, सरकार के नियंत्रण में कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें बाजार के नियंत्रण में है। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों को लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, शॉक थेरेपी के 4 निम्नलिखित परिणाम। पहला परिणाम, शॉक थेरेपी से अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, यानी कि रूस की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। दूसरी बात, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई, यानी कि रूस की जो मुद्रा है जिसे रूबल नाम से जाना जाता है उसमें काफ़ी गिरावट आ गई। उसके बाद मुद्रा स्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जो थी वो भी चली गई। उसके बाद तीसरा परिणाम ये हुआ कि सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही, और सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1998 की तुलना में कहीं नीचे चला गया। उसके बाद चौथा, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण कर लिया। माफिया वर्ग कौन? जिसने अपनी सारी आर्थिक क्रियाओं पर स्वयं का नियंत्रण कर लिया। आप यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं, काफ़ी जिसके भी ये नोट्स है वो काफ़ी पढ़ाई में अच्छा बच्चा है उसका है, इसलिए आप इन नोट्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें, आप इन्हें अच्छे से देखें, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, है ना। अब 5वां देख लेते हैं हमारा, सभी देशों के संविधान को हड़बड़ी में बनाया गया, जिससे शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली गई, जिससे अनेक राष्ट्रपतियों ने शक्तियों का दुरुपयोग किया। अब शॉक थेरेपी जैसे ही फटाफट अपनाई तो बहुत सारे देशों का संविधान बनाया गया, तो ज़्यादा जो शक्तियाँ थी वो राष्ट्रपति के हाथ में चली गई। तो बहुत बार तो किसी राष्ट्रपति ने अपना जो शासनकाल था वो 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया, तो ऐसे शक्ति का दुरुपयोग किया गया। तो ये कुछ शॉक थेरेपी के परिणाम है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, 3 पॉइंट का स्क्रीनशॉट, उसके बाद इन 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से जल्दी आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं हमारे 4 अंक के प्रश्न में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत रूस के आपसी संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ, यानी कि भारत और रूस के जो आपसी संबंध थे उससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत और रूस के संबंध काफ़ी मजबूत है। रूस भारत का सच्चा मित्र है, भारत की सदैव रूस ने मदद की है, तथा भारत और रूस के संबंधों का इतिहास आपसी साझेदारी का इतिहास है, यानी कि कुल मिला के भारत और रूस के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं। आगे देखिए, आगे भारत और रूस दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से क्या मतलब है? ऐसे विश्व से जहाँ शक्तियों के केंद्र अनेक हो, तथा भारत व रूस चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से हो। 2001 में भारत और रूस के सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। रूस के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार देश है। भारत के सभी सैन्य साजो सामान रूस से ही प्राप्त होते हैं। भारत तेल का आयातक देश भी है, इसलिए भारत रूस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूस ने भी भारत अंतरिक्ष उद्योग में जरूरत के समय क्रायोजेनिक रॉकेट उपलब्ध कराया था, तथा साथ ही वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री रूस में परीक्षण प्राप्त कर रहे हैं जो भारत के। अतः भारत व रूस के संबंध काफ़ी मधुर है, यानी कि हमें रूस से काफ़ी बड़े लेवल पर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो हमारी हर चीज़ में हेल्प कर रहा है। तो चलिए आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, इस पॉइंट तक का, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ही ले लीजिए, और उसके बाद इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट, और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा? कोई 3 कारण लिखिए। यानी कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बना, तो इसे क्या कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ इतना पावरफुल बन गया? तो चलिए इसके कारण को देख लेते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको भूमिका में लिखना है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने के सहायक 5 कारण। वहाँ हमें 3 पूछे परंतु हम 5 देख लेते हैं ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरा याद रहे। सबसे पहला कारण रहेगा विकसित अर्थव्यवस्था। अमेरिका को छोड़ दे तो शेष विश्व की तुलना में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अधिक विकसित थी, यानी कि काफ़ी अच्छी इसकी इकोनॉमिक कंडीशन थी शुरुआत में। ओके, उसके बाद संचार प्रणाली। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अनूठी थी। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी संचार की सुव्यवस्थित प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे, जिससे आवागमन सस्ता व सुलभ था। यानी कि जो संचार प्रणाली थी यहाँ से वहाँ तक जाने की वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये भी सोवियत संघ का एक महाशक्ति बनने में सहायक कारण रहा। उसके बाद घरेलू उपभोक्ता उद्योग। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफ़ी उन्नत था। छोटी से छोटी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी कार सभी घरेलू उपभोक्ता उद्योग से निर्मित होती थी। यानी कि सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था वहाँ सारी चीज़ें बन रही थी। तो ये भी एक कारण था जिससे सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति बना। उसके बाद ऊर्जा संसाधन। देखिए, किसी भी देश को सबसे ज़्यादा पावरफुल होने के लिए सिर्फ एनर्जी जो स्रोत होते हैं वो ही चाहिए होते हैं, और सोवियत संघ के पास वो थे। सोवियत संघ के पास एक विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें लोहा, इस्पात उद्योग, मशीनरी, तेल, खनिज आदि शामिल थे। तो ये भी एक कारण है। उसके साथ साथ बेरोजगारी का अभाव, यानी कि शुरुआत में सोवियत संघ में बेरोजगारी नाम मात्र की थी। सरकार ने सभी मूलभूत सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सोवियत संघ में क्या था, अगर आप काम करो नहीं करो, अगर आपको 2 रुपये की ज़रूरत है तो आपको 2 रुपये मिलेंगे। तो इससे क्या हुई, सरकार ने सारी चीज़ें लोगों को उपलब्ध करा दी, तो उससे बेरोजगारी नहीं रही। तो ये कुछ कारण थे। उसके बाद एंड में हमें निष्कर्ष में लिखना है उपयुक्त तथ्यों के कारण सोवियत संघ एक महाशक्ति बन के उभरा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक के स्क्रीनशॉट की, उसके बाद कुछ आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लो, फालतू स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी ज़्यादा फुल हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत जैसे जो देश थे जो भारत की काफ़ी मदद कर रहा था, तो भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़े, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित परिणाम हुए। सबसे पहला परिणाम, सोवियत संघ के विघटित होते ही अमेरिका अकेला महाशक्ति बन गया, जिससे विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। फिर दूसरा देखेंगे हम, दूसरा जो हमारा परिणाम हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका एकल महाशक्ति होने के कारण भारत जैसे देशों यानी कि विकासशील देशों को सभी प्रकार से अमेरिका ने प्रभावित करना शुरू कर दिया। तीसरा, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने भारत जैसे देशों अफगानिस्तान, ईरान तथा इराक को में अपने हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। यानी कि अमेरिका अब अकेला था तो वो जहाँ चाह रहा था वहाँ अपना हाथ या फिर अटकने अड़ा रहा था, या कह सकते हैं अपनी भाषा में टांग अड़ा रहा था। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के कारण भारत जैसे विकासशील देशों को अपने विकास के लिए मजबूर होकर अमेरिका के साथ चलना पड़ा। यानी कि अब अकेले ही महाशक्ति बची थी अमेरिका, और उसी के पास सारी पावर थी। तो जो देश अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते थे, ओके, उनको भी अमेरिका के पास जाना पड़ा। ओके, उसके बाद आज सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम है, जिससे भारत जैसे देशों को अमेरिका का समर्थन करना पड़ा, और अब साथ में गए हैं तो समर्थन भी करना पड़ा। तो ये कुछ जो छोटे छोटे देश थे, भारत जैसे विकासशील देश यानी कि जो पूरी तरह से डेवलप कंट्री नहीं थी, उनके पे ये प्रभाव पड़े। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद के 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद एंड में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हमारी क्वेश्चन बैंक की तरफ रुक करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी उसके भी सारे ऑल क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे अध्याय 3 के साथ। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।